नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, आपके ढेरों ईमेल्स और फैक्सेस हमें बता रहे हैं कि वास्तु लिविंग आपके दिलो-जान में किस तरह से रच बस गया है। आपके इस प्यार और स्नेह ने हमें एक जिम्मेवारी का एहसास दिलाया है। हम एक नए कारवां पर निकल चले हैं जहां पे हमारा उद्देश्य यही है कि जीवन को किस तरह से खुशहाल, आनंदमय, मंगलमय बनाना है। हर बार की तरह इस बार फिर से हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावड़ा। पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वास्तु लिविंग में। नमस्कार। शुक्रिया। दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने पल्लवी से यूं कहो कि पिछले से पिछले अंक में हमने पल्लवी से बातचीत शुरू करी थी कि विभिन्न तरह के लॉट्स पर बने स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने जानना चाहा था कि ये स्ट्रक्चर्स क्या कुछ संबोधित करते हैं। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी, जहां हमारी बातचीत रुकी थी, और यहीं पे दर्शक भी इस बात को देख कर के कहीं ना कहीं इस बात को सराहेंगे कि जब कभी हम घरों के आगे से निकल रहे होते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स के कमर्शियल हों या रेजिडेंशियल्स हों, आकार ऐसे होते हैं, बड़े आकर्षक लगते हैं, खुद ब खुद हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिछले अंक में हमने बातचीत करी थी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में जिनका स्ट्रक्चर या तो उनको वाटर स्ट्रक्चर के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है, या फायर स्ट्रक्चर होता है, मेटल स्ट्रक्चर होता है और वुड स्ट्रक्चर। चार अलग अलग कैटेगरीज में आपने उनकी जानकारी दी थी। मैं चाहूँगा इन स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ और विस्तार पूर्वक आप हमें बताएं कि ये बिल्डिंग्स क्या कुछ संबोधित करती हैं, भले ही वो रेजिडेंशियल के नज़र से हो या कमर्शियल के नज़रिए से हो। वास्तुशास्त्र के अंदर सबसे पहले इसी प्रोग्राम में हमने लॉट के बारे में बताया था कि वास्तु में कितने तरह के लॉट होते हैं। जब कोई आदमी एक नया घर बनाता है या नया कमर्शियल यूनिट बनाता है तो सबसे पहले उसका लॉट और उसके पैटर्न को वो चूज करता है। उसके बाद सेकंड स्टेज पे आ जाता है उसका स्ट्रक्चर, कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। तो जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग तरह के शेप दिए गए हैं, जैसे राउंड बताया जाता है, ट्रायंगुलर बताया जाता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, जिस तरह के डिफरेंट शेप्स के नाम मैथमेटिक्स में दिए गए हैं, उसी तरीके से बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल ड्राइंग को डिफरेंट तरह के शेप के नज़रिए से वास्तु के जरिए उस बिल्डिंग के प्रकार डिसाइड किए जाते हैं कि ये वाटर बिल्डिंग है, मेटल बिल्डिंग है, अर्थ बिल्डिंग है कि फायर बिल्डिंग है। कोई भी बिल्डिंग के ऊपर अगर हमने पिरामिड जैसा शेप बना दिया है तो वो बिल्डिंग फायर बिल्डिंग में आ जाता है। पिरामिड का मतलब भी यही होता है। पीरा का मतलब होता है फायर और मीड का मतलब होता है बीच में एक इस तरह का शेप जिसके अंदर ऊर्जा राउंड फायर की तरह घूमती है, उस तरह के शेप को हम पिरामिड बोलते हैं। कई बार हम पिरामिड बोलते हैं, शेप के जरिए उसको जानते हैं, बट हमें मतलब नहीं पता होता है। तो पिरामिड का मतलब ही फायर एनर्जी को जनरेट करने वाला एक तरह का आकार, शेप माना जाता है। अगर मैंने अभी जिस तरह से आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कि फायर के साथ कंसिडर किए जाते हैं। अगर रहने वाला आदमी फायर ग्रुप पर्सनालिटी का है और अगर उसको फायर वाले बिजनेस के साथ उसकी लेन देन है, इस तरह का हमें कोई वेयर हाउस बनाना है, जैसे इंक और स्टेशनरी रिलेटेड बिजनेस होते हैं, उसको भी हम कई बार पिरामिड शेप देते हैं। क्योंकि उसकी भी प्रिंटिंग बिजनेस, क्योंकि जिसकी भी किसी भी चीज की तीव्र स्मेल हो, जैसे लीकर की अपनी एक स्मेल होती है, इंक की एक स्मेल होती है, तो ऐसे बिजनेस भी फायर में कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपने कमर्शियल यूनिट बनाया है तो आप बिल्डिंग के ऊपर शेप दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमने रेडीमेड बिल्डिंग ले ली हो तो हमारे पास ऊपर सीलिंग के ऊपर कोई चीज शेप बनाने का मतलब नहीं रहता है। ऐसे केस में हम सीलिंग के अंदर भी पिरामिड पैटर्न दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी सैन फ्रांसिस्को में एक वेयर हाउस का काम किया हुआ है, तो उनके कमर्शियल यूनिट में बहुत अच्छी मुझे हाइट मिल रही थी और मुझे उनके लिए कुछ शेप चाहिए थे। तो मैंने उनके शेप के अंदर जब उसकी फॉल सीलिंग डिजाइन की जाती थी तो उसके अंदर वो सारे पैटर्न्स दे दिए। तो ये शेप अप्लाई करने के बहुत सिंपल तरीके भी हैं। जरूरी नहीं होता हर वक्त आप बिल्डिंग के टॉप पे जाके ही कुछ बना दो। अंडर जो है फॉल सीलिंग से भी जो है काफी चीजें कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 8 फीट से ज्यादा किसी भी चीज की हाइट बनी हुई हो और अच्छी हाइट हो तो आप फॉल सीलिंग के अंदर भी कोई तरह का शेप दे सकते हो। यहाँ तक कि मैंने न्यू जर्सी के अंदर कुछ फार्मेसी बनाई हुई है। फार्मेसी ऑल्सो फायर रिलेटेड बिजनेस, क्योंकि उसकी भी दवाओं की एक तीव्र स्मेल होती है। तो कई बार अगर हमें मान लो सीलिंग 10, 12 या 14 फीट जितनी सीलिंग मिलती हो तो हम कोई छोटा मोटा शेप बना सकते हैं, बट वहाँ पे भी पॉसिबल है। तो किसी भी शेप को बनाने के लिए ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि जरूरी नहीं होता है कि रूफ से शुरू करें। हम सीलिंग के थ्रू जहाँ से भी हो सकता है हम ट्राई कर सकते हैं कि वो उस तरह के शेप के
अंदर यानी कि उसके बीच में इंसान आना चाहिए, तो उसका हमें फायदा मिलता है। पिरामिड शेप का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक छोटा सा पिरामिड ले लो और अपने ऑफिस के टेबल के ऊपर रख दो तो पूरी बिल्डिंग में पिरामिड जनरेट करेगा, ये नहीं होता है। पर पल्लवी, यहाँ पर जो बात नजर आ रही है वो नेचर ऑफ वर्क से आप उसको रिलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव से देखनी हो तो फिर कैसे उसको देखेंगे? जैसे रेजिडेंस के अंदर हमेशा वास्तु में बिल्डिंग के एलिवेशन को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। अगर बिल्डिंग का एलिवेशन बनाते वक्त अगर बिल्डिंग के ऊपर मुझे पिरामिड शेप, आप यूके और यूएस में देखेंगे तो बहुत सी बिल्डिंगों में आपको पिरामिड शेप तो कॉमन चीज है, आराम से मिल जाएगी। बट उसमें पिरामिड दो तरह से होता है। एक तो होता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है और सिर्फ आगे से फ्रंट एलिवेशन से उन्होंने एक पिरामिड जैसा इस तरह से शेप दे दिया है, ट्रायंगुलर जैसा, बट वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, सिर्फ एलिवेशन में फ्रंट में है। इट्स कॉल्ड फायर बिल्डिंग। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग घरों के ऊपर पिरामिड बना देते हैं। तो वास्तु के अनुसार कभी भी किसी भी बेडरूम के ऊपर पिरामिड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम जो है वो आराम की जगह है, सोने की जगह है, और पिरामिड जो है वो एनर्जी जनरेट करता है। तो पिरामिड का आइडियल ऑप्शन होता है घर के सेंटर पार्ट में, जिसको वास्तु में ब्रह्मस्थान बोलते हैं, आपके मकान के ब्रह्मस्थान में। और दूसरा बनता है आपका लिविंग रूम या फैमिली रूम। अगर आपका घर डबल हाइट बना हुआ हो तो ऊपर अगर आपको इस तरह से कोई शेप बनाने हो, जैसे बिल्डिंग के एक्सटर्नल लैंड में, लाइक आप एलिवेशन में ले सकते हो या फॉल सीलिंग के अंदर ले सकते हो, ऐसे भी आप शेप बना सकते हो। बट बेडरूम के ऊपर पिरामिड नहीं बनाना चाहिए। ये सारी डिस्कशन हमने पिरामिड के बारे में बोली। इस तरह से कई बार कुछ बिल्डिंग के एलिवेशन इस तरह से बनते हैं कि जिसमें ऊपर के शेप अस्पष्ट आकार के बने होते हैं, ऊपर से कई बार शेप नहीं होता है। ऐसे शेप को वास्तु में वाटर बिल्डिंग कहते हैं। दूसरी तरीके से देखने जाए तो जिसमें सबसे ज्यादा ग्लास का इस्तेमाल किया गया हो और मेटल का, जैसे ग्लास सबसे ज्यादा बना हुआ हो और उसमें ऊपर के एलिवेशन में अस्पष्ट आकार हो, तो ऐसे शेप वाली बिल्डिंग को भी वाटर बिल्डिंग बोलते हैं। तीसरा शेप आता है मेटल बिल्डिंग। जिस तरह से आप मॉस्क के ऊपर एक राउंड शेप देखते हो, कोई भी वर्ल्ड में आप एग्जीबिशन सेंटर या आप एयरपोर्ट देखेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर एक तरह की सीलिंग में एक तरह की पैटर्न्स बनी हुई होती है, ये सारे मेटल बिल्डिंग्स है। और फोर्थ होता है अर्थ बिल्डिंग। अर्थ बिल्डिंग जहाँ पे हम लोग आमतौर पे आदमियों के घर बनते हैं। ज्यादातर रेसिडेंशियल बिल्डिंग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में डिजाइन की जाती है, जिसके ऊपर कोई शेप नहीं दिया जाता, जिसका रूफ क्लीन होता है। ऐसे शेप वाली बिल्डिंग को वास्तु के अनुसार अर्थ बिल्डिंग कहते हैं। तो बिल्डिंग को देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये वाटर बिल्डिंग है, अर्थ बिल्डिंग है, फायर बिल्डिंग है कि मेटल बिल्डिंग है। दर्शकों, हमें मालूम है कि आप वास्तु लिविंग में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं और खास तौर पर इस विषय पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस दिलचस्पी को बरकरार रखिएगा। हम यूं गए और यूं आए एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।